उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही थी उनको स्थगित करने का अर्थात टालने का फैसला ले लिया है। तो निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी टलेगी, उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है, तब तक ही आशंकाएं हैं। तो आयोग कब नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा टालने की सूचना देता है, इसी का इंतजार करिए, और वो हम भी करेंगे। जब तक वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक हम आप निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते हैं। फिलहाल ये लगभग तय हो गया है कि परीक्षा टल गई है, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है प्रतियोगी परीक्षाओं को टालने का। तो चलिए देखते हैं, अभी हमारा भूगोल और इतिहास का चल रहा है, तो इसी पर कायम रहते हुए बाद में हम देखेंगे अन्य टॉपिक्स को। पहले भूगोल इतिहास समाप्त करवाएंगे क्वेश्चंस के साथ, बीच बीच में हम डिस्कस करते जाएंगे विभिन्न टॉपिक्स को। कौन सा कथन असत्य है? सतपुड़ा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, यह भी सही है। अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, यह भी बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा, ये पूर्वी घाट तो नहीं है, दोदा बेट्टा तो पश्चिमी घाट में है, वो भी सर्वोच्च नहीं है, दूसरे स्थान का है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का दूसरे स्थान का है, अनाईमुड़ी के बाद। ये अनाईमुड़ी दिख रहा है ना, इसके बाद का दूसरा स्थान है, लेकिन यह पश्चिमी घाट में स्थित है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है कौन? इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, देखा होगा आपने तो याद होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तमाम हम वीडियोस देते रहते हैं वहाँ पे अपने PDF वगैरह, तो वहाँ लिंक्स आप ज्वाइन कर लें क्लिक करके टेलीग्राम के। प्लस प्लेलिस्ट हमने जो 8 बजे वाली बनाई है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस पुराने देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, वीडियोस आपसे कोई मिस ना होने पाए। आखिर यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा निकालना है। तो ये है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की ये अरायोकोंडा जो आपको दिख रही है, इसी को विशाखापट्टनम की भी श्रेणी कहते हैं, विशाखापट्टनम की भी चोटी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। यहीं विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज यहीं पर स्थित, एक पठारी है उसको डॉल्फिन नोज कहते हैं, वहीं पर विशाखापट्टनम पोर्ट स्थित है। तो अरायकोंडा या विशाखापट्टनम की चोटी इसी को बोलते हैं। तो अरायकोंडा आए या विशाखापट्टनम चोटी आए तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो या तो अरायकोंडा पूछेगा या तो विशाखापट्टनम, दोनों पूछ लेता है तो बवालिया क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए, या फिर करेंगे तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो डिलीट होगा या फिर ऑप्शंस जो है उसके चेंज होंगे। फिर ये है आपका अनाईमुड़ी, 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, ऊंचाई भी पूछता है। दक्षिण भारत की यही सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो श्रृंखला है उसी में स्थित है, और इसी श्रृंखला में जो इसके नीचे चोटी है उसको इलायची पहाड़ी, प्रसिद्ध इलायची पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ियां यहीं पर स्थित हैं। सतपुड़ा रेंज यहाँ पर है मध्य भारत में, और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, ये याद रखिएगा। और फिर है अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई याद रखिए 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है, ये असत्य है। सुमेलित नहीं है। सीन नदी मरसे लीज बंदरगाह, सही है ये तो। ओडर नदी फ्रैंकफर्ट बंदरगाह, ये भी सही। देखिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं, किस शहर में विश्व में स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। लायर नदी, ये फ्रांस की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लायर नदी याद रखिएगा, फ्रांस की। सेंट नज़ारे बंदरगाह, बिल्कुल सही है। गेरून नदी, गलत है ये। नाटे बंदरगाह जो है ये लायर नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो लॉयर नदी किनारे सेंट नज़ारे और सेंट नांटे बंदरगाह स्थित हैं, गेरू नदी किनारे नहीं। तो यही डी आपका उत्तर हो जाएगा। अन्य जो बंदरगाह हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, जैसे टोक्यो बंदरगाह है, जापान की महत्वपूर्ण जो है, जापान की राजधानी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो जापान की होन्शु द्वीप पर यह स्थित है, होन्शु द्वीप पर। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है, जिसको विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं। रॉटरडम, नीदरलैंड, राइन नदी पर स्थित है। मार्कैबो पत्तन या मार्कैबो पत्तन, ये वेनेजुएला में स्थित है, मार्कैबो झील पे। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, और यहीं पर मार्कैबो झील पर यह मार्कैबो पत्तन स्थित है। सेंटोस बंदरगाह, यह भी दक्षिण अमेरिका में है।
कहां पर है? ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर सेंटोस बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह है। इसे कहवा पत्तन भी, विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे कहवा का व्यापार होता है। ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर पत्तन ये पाकिस्तान में स्थित है, अक्सर विवादित में रहता है, विवादों में रहता है, चर्चा में रहता है। इगारका बंदरगाह रसिया में स्थित है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में स्थित है मोंटेवीडियो। जकार्ता बंदरगाह ये इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पहले राजधानी थी जकार्ता इंडोनेशिया की, ठीक है, अभी चेंज हो गई राजधानी उसकी। कहां हो गई है? अब बोर्नियो द्वीप पर घोषित कर दिया अपने नई राजधानी को उसने, ठीक है। अगला वैरा सियूल, बहुत महत्वपूर्ण है, जल विद्युत परियोजना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो वैरा सियूल जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैरा सियूल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रावी नदी पर। महत्वपूर्ण है कि यह किस नदी किनारे स्थित है? वैरा से याद रखिए, रावे है ना, तो रावी नदी पर स्थित है, तो ये याद रखना आपके लिए सरल होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है? तो कौन सा स्थान है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है? अगर आपको ये जानकारी रहेगी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य सागर के नाम से, अर्थात वहां के तुल्य, जैसी भूमध्य सागर में जलवायु पाई जाती है उस तरह की जलवायु जहां जहां है वो भूमध्य सागरीय जलवायु रहेगा। आपके घर के आसपास रहेगा तो आप भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। लेकिन भौगोलिक मान्यताओं में जो भौगोलिक परिभाषाओं में जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश है, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, जो मध्य भूमध्य सागरीय, इनके मध्य जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर महाद्वीप जो हैं उनके पश्चिमी तटों पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अर्थात या तो भूमध्य सागरीय पाया जाए 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, या फिर जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी तटों पर पाई जाए। तो इसमें से न्यूयॉर्क जो है दोस्तों, न्यूयॉर्क पूर्वी तट पर स्थित है, अमेरिका के, यूएसए का एक महत्वपूर्ण शहर है, आप जानते हैं न्यूयॉर्क, कौन नहीं जानता। तो न्यूयॉर्क ये पूर्वी तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पे है नहीं, तो भूमध्य सागर कैसे हो सकता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु, विभिन्न प्रकार की जलवायुओं की जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे, जब किसी शहर के बारे में पूछेगा उसको कोरिलेट करेंगे उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह इस जलवायु में आता है कि नहीं। रटने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस मानचित्र आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा शहर है, उसमें आएगा या नहीं आएगा। नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार नदियों की बहने की दिशा है, किस दिशा में बहती हैं? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में नदियां बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो महत्वपूर्ण नदियां, इनके बारे में असंख्य बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उससे निकल करके खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा इसकी होती है, ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में गिरती है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। दो बातें आप याद रखिएगा। ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये दो ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत की, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। ताप्ती मध्य प्रदेश के, और दोनों ही रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। यह भी पूछता है कि कहां से होकर बहती हैं, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। जुआरी नदी जो आपको दिख रही है, यह नदी पूर्व से पश्चिम ये भी बहती है और इस नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट के हेमद बारशम में है। पश्चिमी घाट में हेमद बारशम जगह का स्थान है, वहां से यह नदी निकलती है, जुआरी नदी। और यह गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मांडवी की बात करें तो यह कर्नाटक के बेलगांव जिले के सोनसागर स्थान से निकलती है और अरब सागर में, कहां पर, कर्नाटक में मांडवी है। पेरियार जो है ये केरल, पेरियार स्थान बहुत फेमस है। पेरियार आंदोलन भी आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। तो पेरियार, और यहाँ पे अभ्यारण्य भी है, पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य। तो पेरियार केरल में
पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये भी पूर्व से पश्चिम बहती है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है, पेरियार नदी जो है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का मिलन कहाँ होता है? तो आपको पता है कि इनका मिलन गिनी की खाड़ी में होता है, लेकिन गिनी की खाड़ी स्थित कहाँ है? तो गिनी की खाड़ी स्थित कहाँ है? तो गिनी की खाड़ी दक्षिणी अंध महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह है अफ्रीका महाद्वीप और यहां पे है गल्फ ऑफ गिनी। यहीं पर आकर के ये तो इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और यहीं पर इनका मिलन स्थल है गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर या साउथ अटलांटिक ओशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस मामले को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया? अर्थात किसी भारतीय की पहली न्यायिक हत्या भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया कौन सा, किसको कहा जाता है? देखिए चारों जो नाम है, भगत सिंह की फांसी, नंद कुमार की फांसी, खुदीराम बोस की फांसी, उधम सिंह की फांसी, ये सभी पक्षपातपूर्ण थे और इनको न्यायिक हत्या ही कहा जाता है। ढेर सारी न्यायिक हत्याएं इस तरह की गई, लेकिन पहली न्यायिक हत्या किसे कहा जाता है? अगर इसमें चुनना हो तो नंद कुमार की जो फांसी थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में की गई पहली न्यायिक हत्या कहा जाता है इसको। इतिहासकार वेबरी जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे उनके द्वारा ऐसा कहा गया, भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया। मैटर क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स 1775 के आसपास वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके ऊपर नंद कुमार ने कुछ आरोप लगा दिया था, ठीक है ना। तो कुछ अनियमितता संबंधी, भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाया था। उसी समय वारेन हेस्टिंग्स ने एक व्यापारी को जिसका नाम मोहन प्रसाद था उसको उकसाया कि नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा करे। तो मोहन प्रसाद ने यही किया, नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया। तो अब क्या किया, मुख्य न्यायाधीश जो इम्पे थे उस समय, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के उकसाने पर नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी, ठीक है ना। तो इसी फांसी को इतिहासकार जो वेवरीज थे उन्होंने भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम बार स्वीकृत किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वी राघवाचारी ने। किसने? वी राघवाचारी ने। ये इसका उत्तर होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पास हुआ था और इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। इससे संबंधित और जो बातें पूछी जा सकती हैं कि अल हिलाल किससे संबंधित था? तो अल हिलाल दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की प्रसिद्ध पत्रिका थी और असहयोग आंदोलन का समर्थन, सहयोग और इसका प्रचार करने से संबंधित थी, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न से बनता है। किसने गांधी जी, और बाकी प्रश्न इससे क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन से हमने पहले ही करा दिए हैं, या फिर आगे याद आएगा, अन्य सीरीज में कोई प्रश्न आएगा तो उससे संबंधित डिस्कशन हो जाएगा। किसने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आलोचना की थी? देखिए गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या फिर न्यासिता का सिद्धांत वो क्या था? देखिए इसकी प्रेरणा गांधी जी ने उपनिषदों से ली थी। पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो न्यासिता का सिद्धांत लिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लिया था, वो कहाँ से लिया था? तो याद रखिएगा, उपनिषदों से। इसमें दरअसल बात क्या है कि इसका सार क्या है, वो यह है कि किसी वस्तु को हमको अपना, कोई वस्तु यदि हमारे पास है, हमने खरीद ली है, या हमारी संपत्ति है, पैसा है, धन है, दौलत है, उसको अपनी वस्तु न मानकर, अर्थात उसका स्वामी खुद को न मानकर उसका संरक्षक अपने आप को मानना चाहिए। अगर हम उसको अगर उसका हम संरक्षक अपने आप को मानेंगे, उस वस्तु का, उस संपत्ति का, तो इससे हमारे मन में उसके लिए आसक्ति पैदा नहीं हुई। अगर वो नुकसान हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, और कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मिल जाएगी तो उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, लालच, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ये सब चीज़ें घटेंगी। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था
उसकी आलोचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एनजी रंगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के नासिता के सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जो उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास किसने किया? तो विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने इनके इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का कार्य किया। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है कि किसने न्यासिता के सिद्धांत में जीवन दान की अवधारणा जोड़ी? न्यासिता के सिद्धांत में किसने जीवन दान की अवधारणा जोड़ी? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप या न्यासिता के सिद्धांत में जीवन दान की अवधारणा जोड़ी। तो इसका जो उत्तर होगा एनजी रंगा, सी इसका उत्तर है। एनजी रंगा ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का बाद में जो है आलोचना की थी, इसका समर्थन नहीं करते थे वो। ऑपरेशन जीरो आवर किसके विरुद्ध चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? चर्चा कर चुके हैं हालांकि एक प्रश्न में, लेकिन फिर से बता देते हैं यह किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर ये ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर थे महात्मा गांधी सहित, उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रश्न को हमने इसलिए शामिल किया है कि पूछता है कि कौन किस जेल में बंद था, किसको किस जेल में बंद किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। उसके अगले दिन अर्थात 9 अगस्त 1942 को सुबह ही तड़के एकदम ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया, अलग अलग जेलों में डाल दिया। जैसे महात्मा गांधी, उनकी वाइफ जो कस्तूरबा गांधी थी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों लोगों को आगा खां पैलेस में रखा गया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में बिहार में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय था उस समय कौन था, यह भी पूछता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय था। तो इतना आप याद रखिए। वर्ष 1928 की चर्चित नेहरू रिपोर्ट, जिसका प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए हमने शामिल किया यहाँ पे। वर्ष 1928 की चर्चित नेहरू रिपोर्ट, जिसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर टीबी सप्रू ने तैयार किया था। याद रखिएगा, इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन तेज बहादुर सप्रू भी उसमें शामिल थे, उन्होंने तैयार किया था। लेकिन इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, किसने इसको प्रस्तुत किया था? तो मैक्सिमम लोग आप में से मोतीलाल नेहरू को टिक करेंगे या फिर जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा तो नेहरू के नाम से टिक कर लेंगे, वहीं गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसको पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट महात्मा गांधी द्वारा 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। अच्छे, इसके प्रावधान पूछता है तो याद रखिएगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। हालांकि मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे जो टेस्ट में लेता हूँ ग्रुप में शेयर, जो मैं 10 प्रश्नों की या 10 मिनट की, जो 10 मिनट की सीरीज इसको बोलता हूँ, 10 प्रश्नों की नहीं, 10 मिनट तक ही ये वीडियो मैं डेली बनाऊंगा। इससे ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उतना फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 10 मिनट्स में आपको काफ़ी हम लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, इसके जो प्रमुख प्रावधान थे, भारत, सबसे पहला प्रावधान था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले और प्रांतों व केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तो डोमिनियन स्टेट की बात इसमें की गई थी, स्वराज की बात नहीं की गई थी, सबसे पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, यह बात की गई थी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात स्त्री या पुरुष हो, उसको 21 वर्ष की उम्र में मत देने का अधिकार मिले। सार्वभौमिक मताधिकार की बात इसमें की गई थी। 21 वर्ष, जो वर्तमान में 18 वर्ष है भारत में, लेकिन उसमें 21 वर्ष की उम्र में मत देने का अधिकार सबको दिया जाए, ऐसी बात थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में याद रखनी है। अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे में जंग लगी कील कहा? अगस्त प्रस्ताव आप लोग पता है 1940 में लिनलिथगो द्वारा, जो उसमें भारत के वायसराय थे, 8 अगस्त 1940 को
कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसको किसने दरवाजे में जंग लगी कील कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दरवाजे में लगी कील कहा था। याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया था और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने जहां इसको दरवाजे पे जंग लगी कील कहा था, तो वहीं मुस्लिम लीग ने कहा था कि वह भारत के विभाजन से कम और कुछ भी नहीं स्वीकार कर सकती है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया था। अगस्त प्रस्ताव में जो निम्न प्रावधान थे वो जान लीजिए क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहली बात तो जो अगस्त प्रस्ताव की थी, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है, अर्थात औपनिवेशिक स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज के अधीन स्वराज देना, यह इसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार कर अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी, युद्ध समाप्ति पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, जिसमें जो प्रतिनिधि रहेंगे वह भारतीय ही रहेंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। हालांकि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों इसको अस्वीकृत कर दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जितने लोग हैं शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में अभी पॉलिटी का हमारा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ लोग और जुड़ जाएं तब शुरू करते हैं। आप लोग जुड़ते ही मैसेज कर दें हमको। आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम क्विज स्टार्ट कर दें। इंडियन पॉलिटी जल्दी जल्दी समाप्त करना है हमको, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू समाप्त करके फिर कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में आए। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागतम स्वागतम। तो आरंभ करें फिर। चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, या थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अभी 5-6 लोग ही दिख रहे हैं। दरअसल काफ़ी दिन हो गए ना। जी हाय, हेलो सबको। आपको तब से मैं बता दूं कि आज मेरी करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास थी अनअकैडमी पे। 3-4 दिन में मैं स्पेशल क्लास लूँगा, मैराथन क्लास अनअकैडमी के जो ऐप है उस पर। तो आप लोग वहाँ पर 2-3 घंटे 4 घंटे अपना देंगे, 3 घंटे, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर्स जो है पूरे वर्ष का मैं एक वीडियो में
पूरा कवर करा दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि घोषणा कर दूंगा कि कब मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लाऊंगा, स्पेशल वीडियो। तो अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप नहीं है आपके पास तो वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, ताकि आप लोग वो जो स्पेशल क्लास है मेरी 2-3 घंटे की जो होगी उसको ले सकें। करंट अफेयर्स पूरे वर्ष भर का वो पर्याप्त रहेगा। काफ़ी लोगों को करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि स्पेशल क्लास एक दे देता हूँ। जी आदित्य जी, आज क्लास थी, स्पेशल क्लास आज 4 बजे थी। काफ़ी लोगों ने अटेंड भी किया था वो क्लास। जी जी थी, वो स्पेशल क्लास थी और वो अनअकैडमी ऐप पे थी। कोई बात नहीं, आपका छूट गया तो नेक्स्ट जब मेरा सेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा पहले ही, 2-3 दिन 4 दिन पहले, ताकि वो क्लास वो आप ले सकें। ठीक है ना? आलोक जी, थोड़ा सा 1-2 दिन की दिक्कत है, फिर वॉइस की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन की दिक्कत है बस। चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स से भी आपका रिलेटेड है, जो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हुआ है, तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है महाराज, क्या सही नहीं है, असत्य आपको कथन चुनना है। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र जिसको कहते हैं। दूसरा है, अच्छा डेट भी आपको कंफर्म रहेगी तभी आप हल कर पाएंगे। दूसरा है 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, उसके आधार पर भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तीसरा है ब्रेकडाउन प्लान का संबंध 3 जून योजना अर्थात माउंटबेटन प्लान से है, जिसे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रारंभ में प्रस्तुत किया था। और चौथा है भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर प्राप्त हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को अनुमोदित किया था। बताएं असत्य कथन। नहीं हो पा रहा? आवाज आ रही कि नहीं हमारी? उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जी मधुसूदन जी, आपने सही उत्तर इसका दिया है। ठीक है, सी इसका उत्तर है। ब्रेकडाउन प्लान जो ये वेवेल योजना से संबंधित था, इसको वेवेल लाए थे न कि माउंटबेटन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन प्लान इसके संदर्भ में अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, सी इसका जो है उत्तर है, सी असत्य है। ये 3 जून योजना से संबंधित नहीं था ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन प्लान वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा तैयार किया गया था, जिसका संबंध भारत की स्वतंत्रता संबंधी सुझावों से था। और इस प्लान के 2 मुख्य लक्ष्य थे, प्रथम अंग्रेजों की सुरक्षित वापसी और दूसरा भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बनाए रखने का प्रयास करना। लेकिन वेवेल के इस प्लान को ब्रिटिश सरकार ने ही नकार दिया था और अंततः भारत का विभाजन 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ। अंततः माउंटबेटन प्लान किसका कारण बनी? तो भारत के विभाजन का कारण बनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 2 ऑप्शंस थे जिसमें कंफ्यूजन थी। एक कि माउंटबेटन प्लान किसका कारण बनी, उसमें दो कारण दिए थे, मतलब 2 प्रभाव दिए थे माउंटबेटन प्लान के, कि भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता। तो उसका जो उत्तर था, आयोग ने भी इसको माना था, मैं आपको बताता हूं कि भारत का विभाजन, ठीक, और भारतीय स्वतंत्रता का आधार जरूर बनी है, लेकिन भारत का विभाजन जो होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हुआ था। ठीक,
जो कि 5 जुलाई 1947 को पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इसे अनुमोदित किया था। चलिए, पूरी कहानी से मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी किए जाने का प्रावधान किया गया है? देखिए, कुछ लोग आलोक जी और विवेक जी फंस गए इस प्रश्न में। यहाँ पे ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दिया है। गुड बॉस जी भी, उनका भी देखिए गलत हो गया। अमरीश चंचल जी, आपका भी गलत हो गया। अतिरिक्त दिया है। विजय कृष्णा जी, आपका भी गलत हो गया। ऐसे प्रश्न अक्सर जो है आपको ध्यान देने होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित 34 होगा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 होगा। ठीक है ना। यहां पर क्या पूछा है? न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या ब्रैकेट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, तो इस बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 से बढ़ा करके 33 किए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले कुल 31 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 30 न्यायाधीश, और अब कितनी हो गई? 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 जज। संविधान के प्रारंभ में कुल कितनी थी संख्या? 7-1, मतलब 8, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। नहीं मधुसूदन जी, इसका आंसर जो है सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, 33। एक बार पुनः देख लें। इस प्रकार अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम कुल संख्या जो है 31 से बढ़कर 34 हो गई है। ये डेट भी आप देख सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यूपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो 10 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको दी गई थी। और किस धारा को संशोधित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 की धारा 2 को संशोधित किया गया है इसके द्वारा। ये 5वां संशोधन था इस अधिनियम में, ये ध्यान रखिएगा। ये कुल 5वां संशोधन था, कुल 5 बार संशोधन अभी तक हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए, बढ़िया प्रश्न है। मूल संविधान के तहत, अर्थात संविधान जब शुरू हुआ था उसमें संशोधन नहीं हुआ था कोई, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 8 थी। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 10 की गई। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में अब तक कुल 4 बार संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। अभी इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही आपको दे दिया, अन्य जो 2 प्रश्न थे उसमें। तो आप बताएं इनमें से कौन जो है ऑप्शन सही होगा। बताएं। विवेक सिंह जी, आपका सबसे पहले उत्तर प्राप्त हुआ है, सही उत्तर है। केवल 2, केवल दूसरा सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। मूल संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 7 थी, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। 1+7, 1+7, मुख्य न्यायाधीश को लेंगे तब 8।
तो अतिरिक्त और सहित ये आप याद रखिएगा, अतिरिक्त नहीं पूछा है तो सहित आप समझ लीजिएगा, जिससे दूसरे वाले में है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 10 की गई। क्या संख्या बढ़ाकर की गई? 10। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में अब तक कुल 4 बार संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। नहीं, ये 5वां संशोधन कर दिया गया और न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 34 हो गई है। 1 + 33, एक CJI और 33 जज। तो इसका जो है उत्तर C हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इस प्रकार मूल संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी, अर्थात कुल 8 थी। अनुच्छेद 124(1) के अनुरूप संसद द्वारा 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 10 निर्धारित की गई, अर्थात कुल 1 + 10 11। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की गई है और इनका वर्णन ये रहा। 1960 में 13 कर दिया गया, 1977 में 17 कर दिया गया, 1986 में 25 कर दिया गया, 2009 में 30 कर दिया गया, ठीक है। मतलब 1 + 13, 1 + 17, 1 + 30, अब 1 + 33 कर दिया गया है 2019 में। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। ठीक है आदित्य जी, आंसर आपका राइट है, सी इसका उत्तर है। सी उत्तर है संसद में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट वो कर सकती है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्राधिकार की बात नहीं की गई यहाँ पे न्यायालयों की, ठीक। उससे संबंधित रहेगा तब राज्य भी उसमें आ जाएंगे। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल घोषणा अंतिम और निर्णायक है, इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है? कोई किस संविधान संशोधन में यह कहा गया? सोनाक्षी जी आपका उत्तर सही है, सोनाक्षी सिंह, बी 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। आपको संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं उसका वीडियो परसों मैंने दिया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम होगा। तो परसों वाला वीडियो आप पूरा संविधान संशोधन अभी तक का जो हुआ है पहले से लेकर 104 तक सभी मैंने 30 मिनट के आधे घंटे के वीडियो में बताया है और उसमें विश्लेषण किया है, जो भी फैक्ट्स वहाँ से आ सकते हैं वो सब हमने डिस्कस किए हैं, तो उसको आप देखना मत भूलें। इसका जो उत्तर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ा समिति कब गठित की गई थी? बताइए। अक्सर सरकारी आयोग आप सुनते होंगे केंद्र राज्य संबंधों पे। न
बताएं, केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ समिति कब गठित की गई थी? हम्म हाँ, अमरीश जी आपने सही इसका उत्तर दिया है। 1966 में 1966 में गठित की गई थी यह समिति दोस्तों। ठीक है ना, ए इसका उत्तर होगा। शीतलवाड़ समिति 1966 प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने के लिए एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति का गठन किया। समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। केंद्र राज्य संबंधों पर समय समय पर विभिन्न आयोग समितियों का गठन किया गया है और यह आपको क्रम से याद आना चाहिए। अर्थात 1966 में सबसे पहले शीतलवाड़ समिति, फिर राजमन्नार समिति 1969, उसके बाद सरकारी आयोग 1983 जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और फिर पुंछी आयोग 2007 में, एम पुंछी आयोग 2007 में। तो इनका क्रम भी आपको पांचों का याद रखना है। ठीक है, इन पांचों का आपको क्रम याद रखना है। शीतलवाड़, फिर राजमन्नार, फिर सरकारिया, सॉरी चारों का क्रम याद रखना है। शीतलवाड़, राजमन्नार, सरकारिया, एम पुंछी, क्रम से याद रखेंगे, याद रहेगा। क्षमा जी, सुबह सुबह परीक्षा खबरी वाले वीडियो में देंगे। ठीक है, सुबह परीक्षा खबरी वाले वीडियो में। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, अभी कोई अपडेट नहीं मेरे पास इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। कई एक और लोगों ने मुझसे पूछा था अभी कुछ समय पहले, तो उनको ही मैंने यही कहा कि सुबह परीक्षा खबरी वाले वीडियो में मैं दूंगा। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। यह किस अनुच्छेद के अनुसार? ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का, देखिए आप लोग अनुच्छेद को तो पता है कि अनुच्छेद आप लोग पढ़ते हैं, ये एक से लेकर के पूरा 395 रट डालते होंगे, लेकिन अब उपखंडों से सवाल आते हैं। 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3 क्या क्या है। इसी तरह 124 के दूसरे में क्या है, 124 के चौथे में क्या है। ये बातें अब आपको पता होनी चाहिए। डीप स्टडी करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी व्यक्ति, और समय आपके पास पर्याप्त है, कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुराग तिवारी जी आपका उत्तर सही है, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, 124 के 7वें में यह बात कही गई है। 124 के 7वें उपखंड में किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? मैंने आपको बताया होगा, अपडेट दिया होगा कि कल एक घटना हुई आयोग में जो हमें बहुत देर रात पता चल पाई, वरना मैं लाइव में भी जिक्र करता इसका। हुआ क्या कि पोस्टपोन का निर्णय लिया गया मीटिंग में, और इस निर्णय को, मीटिंग चल रही थी, वो छपवाने के लिए बोला गया कि इसको गोपनीय विभाग वालों को बोला गया कि ये निर्णय बनाएं और इसको जो है अपलोड करना है वेबसाइट पे।
लेकिन वो वेबसाइट के पहले फेसबुक पे आ गई और अन्य जो व्हाट्सएप वगैरह पे आ गई। इससे अध्यक्ष महोदय बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध के बाद एक नया आर्डर उन्होंने निकाल दिया कि पहली बात तो एक्सप्लेनेशन सबसे मांगा है, उसमें भी गोपनीय विभाग के जो आला अधिकारी हैं अर्थात जो सेक्शन ऑफिसर हैं, एसओ हैं, उनको तलब किया है, बाकायदा उनको नोटिस थमाई गई है लंबी चौड़ी, कैसे ये लीक हुआ, जब वेबसाइट पे अपलोड होना था, गोपनीयता कैसे भंग हुई। ये बहुत बड़ा, इनके अनुसार, अध्यक्ष महोदय के अनुसार, एक बड़ा अक्षम्य अपराध है। तो अभी सब डरे हुए हैं कि क्या कर साहब। देखिए अपलोड भी नहीं हुआ अभी तक, वो कैंसलेशन का जो नोटिस था, पोस्टपोन का जो नोटिस था, अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है। अभी मुझको मालूम चला, मुझे तो पता नहीं था वेबसाइट पे नहीं आया, मैंने भी आप लोगों से ही प्राप्त किया था वो। बाद में पता चला तो हाँ, पोस्टपोन का निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन हुआ क्या कि अध्यक्ष महोदय को क्रोधित कर दिया लोगों ने और बाकायदा आज निर्देश दिया गया है कि अब गोपनीयता भंग हुई तो सीधे सस्पेंशन किया जाएगा, और अगर उसमें संलग्न कोई भी पाया जाएगा, संलिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्थिति कल से अभी तक बनी है। पहले चीज़ें पता चल जाती, इसी तरह जो है वायरल हो जाती थी, लेकिन अभी जो है कल का जो वायरल हुआ वो संज्ञान में आ गया उनके, इसके पहले वाले नहीं आए थे। हालांकि कुछ खबरें जो कुछ दिन से चल रही थी, जैसे कि स्केलिंग वाली, या फिर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो बाहर जो जा रहे थे या बाहर अफवाह के रूप में फैल रहे थे, उससे भी तंग तो थे ही वो। कल आग में घी का काम हो गया। अब देखिए क्या होता है। अध्यक्ष महोदय जो है थोड़े से, अब यहाँ पर कहना उचित नहीं है, जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं, कोई भी चीज़ बहुत जल्द दिल पे ले लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कैरियर ऑफिसर को। किसी वित्त विधेयक को, मैंने उत्तर तो आपका देखा ही नहीं, किसने दिया है? सी उत्तर वाला कौन है? अच्छा, विजय कुमार यादव, इनका सी उत्तर सबसे पहले आया है। 75, 75 दिन, 75 डेज। तो किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? जी क्षमा जी, सही कह रही हैं, गर्व कर सकते हैं इन पे। ठीक है, थोड़ा सा इनका एक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। जैसे एआरओ के काफ़ी स्टूडेंट्स का इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया। एक जॉब तो मिल नहीं रही किसी को, लेकिन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसकी वजह से सीटें खाली रह गई हैं पूरी। ये गलत निर्णय है इनका, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता, किसी भी पॉइंट पे सही नहीं ठहरा सकता। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने गलत निर्णय नहीं लिए। 69,000 जो स्टूडेंट्स हैं शिक्षक भर्ती वाले, वो परेशान हुए इतने दिन, वो एक इन्हीं का निर्णय था। तो निर्णय परिस्थितियों को देख करके लिया जाता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी की परिस्थितियों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो सभी निर्णय इस तरह से नहीं थोपे जा सकते हैं। पब्लिक डोमेन में या छात्रों से भी बात की जा सकती है, कुछ सुझाव लिए जा सकते हैं अगर कुछ सुधार वाली बात है तो। फिलहाल जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है वो बिल्कुल रिड्यूस हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार पांव पसार नहीं पा रहा है आयोग में, एकदम क्लोज सिस्टम हो गया है, ब्लैक होल हो गया है। किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना आवश्यक है, तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए 75 दिनों के अंदर। सामान्यतः वित्त विधेयक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन उसकी विशिष्ट प्रक्रिया होती है। जी ज्ञान जी, स्वागत है। बीटेक, एमटेक, बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस,
बीसीए, जो कि बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे बड़ा कोर्स बीसीएमसीए होता है, उन लोगों को भी नहीं कंसीडर किया। इवन ओ लेवल कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संस्थानों से ओ लेवल किए हुए भी नहीं बुलाए गए। ऐसा नहीं कि सारे ओ लेवल बुला लिए गए, किसी किसी संस्थान से ओ लेवल किए हुए नहीं बुलाए गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब निर्णय था उनका। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। अभी कोर्ट में लंबित है मामला, वो में भी रिलीफ मिल जाए जिनका नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263। श्वेता जी सही है आपका, अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान तो संविधान के शुरुआत से, लेकिन इसका गठन 1990 में जाकर हुआ था, ये ध्यान देने वाली बात है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषाओं को जोड़ा गया, बताइए। संविधान की शुरुआत में कुल 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषाओं को जोड़ा गया? कुल 3 बार संशोधन हुआ तब से, 71वें में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, सोनाक्षी जी आपका उत्तर सही है, सी। बाकी लोगों ने भी सही उत्तर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने। तो सी इसका उत्तर है। कोंकण, मैथिली और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, जिन्हें 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 22 कर दिया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकण, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है ना। संविधान का कौन सा उपबंध दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, बताएं। दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पूछ रहा है, अर्थात संविधान संशोधन की साधारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, विजय प्रकाश उपाध्याय जी, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, इसमें जो संशोधन होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है ना। बाकी तीनों का जो संशोधन की प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन होगा। ये कल वाले वीडियो, परसों वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, पूरी लिस्ट दिखाई थी, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख लें कि कौन कौन से थे। ये वीडियो जो है दोस्तों, आपको पता है कि लाइव चल रहा है, कुछ देर बाद अपलोड हो जाता है, तो जिनका छूट गया होता है वो अपलोड होने के बाद देख सकते हैं, या फिर अगर बैक हो पाता हो, आईफोन वगैरह में बैक भी हो जाता है, कई मोबाइल्स में ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, बैक करके देख सकते हैं। तो अभी बैक करके आप देख सकते हैं पूरा वीडियो चाहे तो। महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अच्छा, आप
अनुज सिंह जी, आपने सही आंसर दिया है, सही है। अच्छा, किसने अभी पूछा था? शमा जी, आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्लस कोर्सेज चलते हैं अनअकैडमी पे। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, उसके बाद प्लस कोर्स आप जाइए, वहाँ पर जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना, यूपीएससी या यूपीपीएससी जो भी, तो आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे जाइए। जिसे यूपीपीएससी आपको ज्वाइन करना हो, सब्सक्रिप्शन वाले सब्सक्रिप्शन पे मतलब क्लिक करें। उसके बाद फिर UD10 वहाँ पे क्लिक करें आप। UD10 टाइप करिए, क्लिक करिए रेफरल कोड पे, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर 9453775039, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको मैं बता दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, प्रक्रिया मैं बता दूंगा आपको। एडमिशन की जो नियमित क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, PDF, टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, घर बैठे आप तैयारी करिए बढ़िया से। तो अनअकैडमी प्लस से बढ़िया कोई और उपाय नहीं है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लाइव क्लास में आए। और लाइक करके ही जाया करो भाई, कम से कम लाइव वाले तो लाइक कर दीजिए, बाद वाले तो करते ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। सुबह मेरी परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स आती है, वो अवश्य देखा करें, उससे आपका करंट अफेयर्स पूरा तैयार रहेगा, अप टू डेट रहेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर उससे आप नोट्स, कई बच्चे हमको, कई छात्रों ने मुझे भेजा नोट्स तैयार किया हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने परीक्षा खबरी से पूरी नोट्स बना रखी है। और जितना मैं बोलता जाता हूँ उसमें जो अन्य बातें बताता हूँ वो सब भी नोट करते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात, मैंने एक सुधांशु गर्ग हैं, उनकी कॉपी में देखी, उन्होंने मुझको भेजा था, उसमें उन्होंने जो मानचित्र मैं दिखाता हूँ, जो मानचित्र के माध्यम से जो चीज़ें बताता हूँ, वो मानचित्र भी ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन ये है कि दोबारा आपको वीडियो सुनने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, अगर आपने पूरा एक बार सुन लिया है अच्छे से तो। जी आदित्य जी, ठीक है, अगर कोई अपडेट होती है आयोग से संबंधित तो तुरंत हम लाइव करेंगे, चाहे जितने बजे रात हो चाहे दिन में हो, जब भी आयोग संबंधी कोई बात करनी होगी लाइव आएंगे हम। शिल्पी जी, मैं कुछ पता करने का प्रयास करता हूँ, हालांकि गोपनीय बातें अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ लोगों को मालूम है, तो मैं पता कर लेता हूँ कि अभी पेपर बना हुआ है कि नहीं बना है, ये तो पता चल जाएगा। जैसे BEO का बन चुका है ऐसा खबर आया था, लेकिन बाद में ये भी खबर आया कि अध्यक्ष जो है एकदम नया पेपर बनवा रहे हैं। आदित्य जी, आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि परीक्षा खबरी में काफ़ी मैंने भी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे लिए भी नई थी। इतने सालों की तैयारी में परीक्षा खबरी वाले वीडियो में काफ़ी ऐसी बातों पर मैंने चर्चा की है जो मेरे लिए बहुत नई बातें थी, इसलिए मैं जानता हूँ उन वीडियोस का क्या महत्व है। ठीक है ना जी। हाँ अमरीश जी, ये इंडिया है, यहाँ कभी कुछ व्यवस्थित ढंग से कभी चला नहीं है। ठीक है ना, देखिए बैटरी भी अव्यवस्थित हो गई है, तो यहाँ कुछ व्यवस्थित चल नहीं पाया है। व्यवस्था कितनी भी टाइट हो जाए, लेकिन लोग कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्द लीक होना शुरू हो जाएगी। जी आदित्य जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। तो इससे पहले कि बैटरी ऑफ हो आज हमारी, मतलब हमारे लैपटॉप की, तो आज का सेशन क्लोज करते हैं, इजाज़त हो आपकी तो। जी, डेली उसकी नोट्स बनानी ही चाहिए, परीक्षा खबरी की नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आपकी पूरी मैगजीन खुद आप बना रहे हो।
मैगजीन में बहुत सारी फालतू चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन परीक्षा खबरी आपका टू द पॉइंट सिर्फ एग्जाम से संबंधित चीज़ें उसमें आई। और उसके बाद आप सिर्फ मेरी एक रामायण वीडियो परीक्षा के पहले सुन लीजिएगा, उससे अलावा आपको कुछ भी कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। जी मैं भी कटरा आ नहीं पाया था आज कटरा नहीं आ पाया था। आज हमारे गांव के दो मित्र आ गए थे, बहुत पुराने, मतलब जब हम लोग गोलियां खेला करते थे गांव में गलियों में घूम घूम के, वो मित्र आ गए थे, तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। जी हिंदी के लिंक नहीं, हिंदी का मैं अब आप लोगों को ऐप भी दे रहा हूँ, लिंक भी। आज पूरा दिन भर उसी पर काम ही चला है। ठीक है, चलिए, बाकी मैं एफ बी पे अपडेट कर देता हूँ, उसका लिंक ऐप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, दोनों दे दे रहा हूँ। बहुत इफेक्ट है सुंदर राइटिंग का तो। जी आदित्य जी सही कह रहे हैं आप, सुंदर राइटिंग का हर चीज़ में इफेक्ट है। जहाँ सुंदरता रहेगी अपने आप वहाँ पॉजिटिवनेस आ जाती है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, वो कुछ ना कुछ अंक दे देता है बढ़ा करके। अनुराग जी झूसी रहते हैं इलाहाबाद, कभी आना हो तो बताइएगा इधर। ठीक है, अच्छा चलिए मैं उसको देख लेता हूँ, टेक्निकलिटीज़ क्या है निहारिका जी, मैं देख लेता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, गुड नाइट।